भारतीय वास्तव में कितने उदासीन हैं। भारत की पहली यात्रा पर आई एक स्विस महिला एक ग्रामीण भारतीय शहर में आवास खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब वह अकेलापन और असहायता महसूस कर रही थी, तभी एक भारतीय ने उससे बात की। यह सुनकर वह जोर से रो पड़ी। वह न केवल दिल्ली का अनुभव करना चाहती थी, बल्कि भारत की विविध संस्कृति को भी महसूस करना चाहती थी। इसलिए उसने ग्रामीण इलाकों में गहराई तक जाने का फैसला किया। उसने भारत में वास्तव में क्या अनुभव किया, उसके वापस लौटने के बाद लिखी गई यात्रा डायरी को एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर साझा किया गया। आइए हम उसी सामग्री के आधार पर इसका परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम अद्देल है। मैं 24 साल की हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण स्विट्जरलैंड में हुआ है और मैं वर्तमान में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ। मुझे खुद यात्रा करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यह काम चुना। लेकिन मेरे पास ग्राहकों को विभिन्न स्थानों की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अब मैं अपने सहकर्मियों से सीखने और दुनिया को दिल से समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हालांकि यह सीखने का एक तरीका है, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से दुनिया की यात्रा करना और उन स्थानों को खोजना जो सिफारिश के लायक हैं सबसे अधिक प्रेरक होगा और ग्राहकों का विश्वास जीतने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मैंने इस बारे में अपने सहकर्मियों और बॉस से बात की और सभी ने अपने अपने यात्रा अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया। जो लोग लंबे समय से ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, उन्होंने वास्तव में दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की थी। न केवल स्विट्जरलैंड के आसपास के यूरोपीय देश, बल्कि कई लोग अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया भी गए थे। उन्होंने सचमुच पूरी दुनिया की यात्रा की थी। उनकी कहानियां सुनना ही दिलचस्प था। हालांकि इन चर्चाओं में एशिया के एक देश भारत के बारे में स्टोर मैनेजर और एक सहकर्मी के विचार अलग अलग थे। मैनेजर भारत की प्रशंसा करते नहीं थके। उन्होंने दृढ़ता से सिफारिश की कि मैं भारत की प्रकृति, संस्कृति और भारतीयों की दोस्ती और गर्मजोशी का अनुभव जरूर करूं। मैनेजर ने जोर दोना हलक पुरता देकर कहा कि अगर मैंने एशिया की यात्रा नहीं की है तो मुझे भारत से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सहकर्मी लियाम, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, भारत को बहुत नापसंद करता था। उसने कहा कि उसकी भारत यात्रा में कोई अच्छी यादें नहीं हैं। उसने कहा कि दिल्ली हर जगह लोगों से भरी हुई है और बिल्कुल भी शांत नहीं है, और मेट्रो इतनी जटिल है कि आप निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। भारतीय बहुत शर्मीले होते हैं। अगर आप उनसे बात करते हैं तो वे बस भाग जाएंगे और वे विदेशियों को दुश्मन मानते हैं। आखिरकार यह जटिल इतिहास वाला एक द्वीप है। लियाम ने ऐसा कहा और जोर देकर कहा कि वह एशियाई क्षेत्र का प्रभारी बनना बिल्कुल नहीं चाहता। लियाम की बात सुनकर मैनेजर थोड़ा असहज हो गए, लेकिन अन्य सहकर्मियों ने भी लियाम का जोरदार खंडन नहीं किया। इसके अलावा जब भी लियाम भारत का जिक्र करता था तो चीन की मुख्य भूमि से आया मेरा सहकर्मी जियान भी उसकी बातों का समर्थन करता था। इसलिए मैंने खुद भी यह सोचना शुरू कर दिया कि भारत वास्तव में एक बहिष्कृत और उदासीन जगह है। कंपनी में मेरे दूसरे वर्ष की गर्मियों में मुझे लंबी छुट्टी मिली। हमारी कंपनी में एक सिस्टम है कि यदि आप छुट्टी के दौरान विदेश यात्रा करते हैं तो आपकी गर्मी की छुट्टी 1 सप्ताह तक बढ़ जाती है और यात्रा खर्चों में भी सब्सिडी मिलती है। इसलिए मैंने विदेश यात्रा की योजना बनाने का फैसला किया। यात्रा करने का फैसला करने के बाद मैंने कई बार कंपनी के लोगों से सलाह ली। मैनेजर ने स्वाभाविक रूप से भारत की सिफारिश की, लेकिन लियाम और जयान ने दृढ़ता से इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और उदास रहते हैं। वे स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसका कोई लाभ न हो, और वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उन्हें कोई फायदा न हो। उनसे संपर्क न करना ही बेहतर है। जयान, जो दूसरी तरफ से आया था, की बातें बहुत वास्तविक और प्रेरक लगीं। हालांकि उनकी बातें सुनने के कारण ही मैंने भारत जाने का फैसला किया। कौन सही कह रहा है? भारत कैसी जगह है? भारतीय लोगों का व्यक्तित्व कैसा है? भारत मेरे लिए गहरी रुचि का विषय बन गया और मैंने खुद जाकर पता लगाने का फैसला किया। भारत पहुंचने के बाद पहले सप्ताह में मैंने मुंबई और जयपुर का दौरा किया। मैनेजर द्वारा सुझाए गए दर्शनीय स्थल वास्तव में वही थे जो लियाम ने बताए थे। दिल्ली में बहुत सारे लोग थे और मुझे, जो इतने सारे लोगों वाले शहर की आदी नहीं थी, थोड़ा चक्कर भी आया। लेकिन कुछ घंटों के बाद मैं इसकी आदी हो गई। जैसे ही मैं दिल्ली की सड़कों की आदी हुई, मैंने पाया कि भारतीय लोग हर जगह व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, जैसे ही मैं थोड़ी मुश्किल में दिखती, भारतीय लोग मुझसे बड़ी विनम्रता से बात करने आते। जब मैं हिंदी नाम किया था, यान हान हिंदी बीच मैं हिंदी का जानने के कारण संघर्ष कर रही थी,
तो वे मेरी मदद करने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय को खोजने की भी कोशिश करते थे। मुझे अकेले ही भारतीयों से मदद नहीं मिली। दिल्ली में मैंने कई बार ऐसे दृश्य देखे जहां भारतीय लोगों ने कठिनाई में पड़े लोगों को देखकर पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है। यह अब कोई संयोग नहीं था, शायद उनके लिए यह रोजमर्रा का स्वाभाविक व्यवहार था। मुझे लगता है कि उनके लिए यह कुछ दयालु या दोस्ताना करना नहीं था, बल्कि कठिनाई में पड़े लोगों की मदद करना एक स्वाभाविक भावना थी। इसके अलावा मैं लियाम के एक और बिंदु पर भी बात करना चाहूंगी, दिल्ली का यातायात। यह सच है कि दिल्ली की मेट्रो और रेलवे ने भी मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। दिल्ली में मेट्रो की कई लाइनें हैं और विभिन्न स्थानों के लिए ट्रेनें हैं, और वे सभी एक ही कंपनी द्वारा संचालित नहीं हैं। इसलिए मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि कहां से क्या लेना है। हिंदी न जानने वाली मेरे लिए मैं लगभग यह भी भूल गई थी कि मैं कौन सी ट्रेन ले रही हूं और कहां हूं। यह कहना होगा कि भारतीय रेलवे प्रणाली वास्तव में लाइनों की संख्या और जटिलता के मामले में ऐसी ही है। हालांकि ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं उनकी सावधानीपूर्वक विचारशीलता से चकित थी। जैसा कि मैनेजर ने प्रशंसा की थी, भारतीय ट्रेनें और मेट्रो कुछ मिनटों की देरी भी नहीं करती हैं, वे बहुत समय पर होती हैं। यह बात बेशक सराहनीय थी, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी यात्रियों के प्रति उनका विचार। न केवल बहुभाषी गाइड और ट्रेन के अंदर घोषणाएं थीं, बल्कि प्रत्येक लाइन और स्टेशन के नाम के बगल में अंग्रेजी अक्षर और संख्याएं भी अंकित थीं, जिससे विदेशियों के लिए भी उन्हें सहज रूप से समझना आसान हो गया। दुनिया के उन देशों के विपरीत जहां खुद ही ऑनलाइन देख लो का रवैया होता है, भारत की गाइड सेवा बिल्कुल अलग स्तर की थी। इस इंटरनेट युग में स्मार्टफोन पर खोज करने से अधिकांश चीजें पता चल जानी चाहिए, लेकिन भारतीय लोग ऐसी सतही सेवा प्रदान नहीं करते हैं। शायद भारतीय भी हिंदी जैसी खूबसूरत भाषा पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए यथासंभव विस्तृत गाइड प्रदान करते हैं जो हिंदी नहीं पढ़ सकते। बहुभाषी गाइड सेवा अपने आप में एक शानदार सेवा थी, और अंग्रेजी अक्षरों और संख्याओं के साथ अंकन जोड़कर उपयोग करने वालों के लिए सवारी करना आसान बनाने के लिए हर जगह सूक्ष्म स्पर्श भरे हुए थे। इस बिंदु पर मैं आश्चर्यचकित होने के बजाय अभिभूत थी। भारतीयों की यह मित्रता केवल परिवहन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि भारत के विभिन्न प्रणालियों में समाहित थी। मैंने गहराई से महसूस किया कि न केवल सेवा प्रदान करने की प्रणाली और तकनीक अद्भुत थी, बल्कि भारतीय सेवा का शुरुआती बिंदु और गुणवत्ता विश्व मानक से एक स्तर ऊपर। मैंने लियाम और जयान द्वारा बताए गए भारत के कड़ेपन और भारतीयों की उदासीनता को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, जैसा कि मैनेजर ने कहा था। इस जगह की हर सेवा ने मुझे प्रभावित किया। भारत में लगभग एक सप्ताह बिताने के बाद, प्रमुख शहरों का दौरा करने के बाद, मैंने उन गुप्त स्थानों की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की जिनके बारे में केवल स्थानीय लोग ही जानते थे। मुझे लगा कि इन जगहों को जानने से मुझे एक पर्यटन सेवा प्रदाता के रूप में लाभ होगा। इस विचार के साथ मैं जहां चाहा वहां घूमने लगी। एक बार मैं लेह नामक एक क्षेत्र में आई। यह जगह भारत के भीतर एक प्रसिद्ध क्षेत्र लगती है, लेकिन विदेशियों के लिए पर्यटन गाइडों में इसकी जोरदार सिफारिश कम ही की जाती है। लेकिन यह जगह मेरे लिए खास थी। यह मेरे एक बहुत पसंदीदा गायक का गृहनगर था। गायक का स्मारक आदिवासी संस्कृति से भरी बस्तियां, संगीत और संस्कृति पसंद करने वाले लोगों को इसे देखना जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा लेह में खूबसूरत पहाड़ियां भी हैं और प्राचीन मंदिर भी जो आकर्षण से भरपूर हैं। मैं पूरे दिन लेह में घूमी और रात में गेस्ट हाउस खोजने लगी। बड़े शहरों में रहने के दौरान मैं आमतौर पर स्टेशन के सामने सीधे होटल में जाकर अपनी किस्मत आजमाती थी, लेकिन लेह में आवास के विकल्प बड़े शहरों जितने नहीं थे और दुर्भाग्य से कई हाउसफुल थे। मैं हिंदी नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं यह पता लगाने के लिए फोन नहीं कर सकती थी कि कोई कमरा खाली है या नहीं। इसलिए मैं केवल ऑनलाइन बुकिंग या सीधे जाकर ही बातचीत कर सकती थी। मुझे चिंता होने लगी। मैं पहले ही लेह शहर के केंद्र से दूर एक ऐसे छोटे से गांव में जा चुकी थी जो पहाड़ों से बहुत दूर था। मैंने सड़क पर सोने पर भी विचार करना शुरू कर दिया था। दिल्ली या मुंबई के विपरीत रात के 10 बजे तक सड़कें सुनसान हो गईं और चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छा गया। मैं पहाड़ की एक सड़क पर बैठी थी जहां अंधेरा और सन्नाटा था। अकेलापन मुझे रुला रहा था। भारतीय बहुत दयालु होते हैं और भारत में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए एक अकेली महिला भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकती है। मुझे मैनेजर की ये बातें याद आईं। इस समय मैनेजर की यह बात मेरे लिए एकमात्र सहारा थी। इस पर विश्वास करना ही मेरा एकमात्र उद्धार था। लेकिन कानून
व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इतनी अंधेरी जगह पर एक अकेली महिला के लिए यह खतरनाक नहीं है। जब मैं बेचैनी से अभिभूत होने वाली थी तो मैं फिर से प्रकाश की तलाश में चलने लगी। जब मैं स्टेशन की ओर पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी तो मुझे पास में किसी के होने का एहसास हुआ। क्या मुझे आवाज की बात करने के लिए आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, या क्या मुझे यह छिपाना बेहतर है कि मैं एक महिला हूं? मैं संघर्ष कर रही थी। क्या मुझे भारतीयों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? मैं इस तरह से खुद से सवाल पूछ रही थी और लगभग खुद से नफरत करने लगी थी। मैं कोई फैसला नहीं कर पाई और वहीं खड़ी रही तो वह व्यक्ति चुपचाप मेरी ओर आया और बात करने लगा। माफ करना, टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझसे बात करने वाली एक लड़की थी जो शायद सिर्फ किशोर थी। 1 मिनट रुको, उसने ऐसा कहा। अपना फोन निकाला, ट्रांसलेशन ऐप सेट किया और मुझसे बात करने लगी। जब मुझे पता चला कि मुझसे बात करने वाली एक भारतीय लड़की है तो मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। मुझे अब भी याद है कि उसके पास कितनी अच्छी आत्मा थी। जब मैं यहां से गुजरी थी तो तुम यहीं थी, क्या तुम यहीं हो? ऐप के माध्यम से उसने मुझसे पूछा। मैंने धीमी अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ, मैं लगभग 1 घंटे से यहां हूं। मेरी बात समझने के बाद लड़की ने फिर कहा, क्या कोई समस्या है? अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ। ये बात मुझे बताने के बाद वह मुझसे प्यार से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने मुझे सुकून दिया। लेकिन तभी मुझे सहकर्मी जियान की बातें याद आईं। भारतीय स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसका कोई लाभ न हो, और वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उन्हें कोई फायदा न हो। उनसे संपर्क न करना ही बेहतर है। मैं आंतरिक रूप से संघर्ष कर रही थी। जयान, जो भारत के पड़ोस से आया था, निश्चित रूप से मुझसे बेहतर भारत को जानता होगा। जयान, जो मेरा बहुत अच्छा सहकर्मी था, मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे झूठ बोलेगा। अगर मैं जयान पर विश्वास करती हूं तो इस समय अचानक मेरे पास आने वाली इस भारतीय लड़की का निश्चित रूप से कोई इरादा होगा। यह सोचना स्वाभाविक था। क्या मुझे यहां से जल्दी चले जाना चाहिए? लेकिन मैं भारत आई थी और मैंने खुद अपनी आंखों से भारतीयों की दोस्ती और दयालुता देखी और अनुभव की थी। मैंने कई बार गहराई से महसूस किया था कि भारतीयों का सत्कार वह भावना है जिसे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। मेरी सहज वृत्ति ने मुझे बताया कि मैं इस लड़की पर विश्वास कर सकती हूं। संघर्ष करती हुई मैं चुप रही। उस भारतीय लड़की ने कहा, रुको, और भाग गई। भाग जाओ, अभी भागने का समय है। मेरे अंदर से एक और आवाज चिल्लाई, उस लड़की का सचमुच कोई इरादा है। मैं खड़ी हुई और अपना सामान उठाया। हांफती हुई वापस आई वह लड़की थी। उसके हाथ में एक सुविधा स्टोर की बोतल बंद ड्रिंक थी। उसने तुरंत ऐप शुरू किया और मुझसे बात की। क्या तुम ठीक ही हो? अगर तुम्हें कोई असुविधा है तो कृपया मुझे बताओ। ऐप द्वारा यह कहे जाने के बाद उसने मुझे एक स्पोर्ट्स ड्रिंक और मिनरल वाटर की बोतलें दी। मैंने उसे हांफते हुए और चिंता से भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए देखा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। चीन की मुख्य भूमि से आया जयान चाहे भारतीयों को कितना भी जानता हो, मैं इस लड़की पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकती थी। धन्यवाद। मैंने टूटी फूटी हिंदी में उसे धन्यवाद दिया, उसके हाथ से पानी लिया और उसे स्पोर्ट्स ड्रिंक वापस कर दी, यह कहते हुए कि चलो हम दोनों इसे पीते हैं। उस पर भरोसा करने के बाद मेरे चेहरे पर एक शांत और सहज मुस्कान आ गई। इसके बाद हमने एक दूसरे के बारे में बात की। मेरी वर्तमान स्थिति में यहाँ क्या कर रही थी और उसने मुझसे क्यों बात की। मुझे पता चला कि वह अभी भी हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा थी जिसका नाम हीर था, और उसने स्कूल से घर जाते समय मुझे सड़क पर बैठा देखा था और तब से वह मेरे बारे में चिंतित थी। 1 घंटे बाद वह वापस देखने आई और जब उसने मुझे उसी जगह पर देखा तो उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए उसने मुझसे बात की। हीर वास्तव में एक अद्भुत लड़की थी। वह वास्तव में मेरे बारे में चिंतित थी। यह सोचकर कि मैं इस इंसान से भागने की कोशिश कर रही थी, मुझे केवल अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। दूर भारत के पूर्वी तट पर अकेली बैठी मैं उसकी गर्मजोशी और विनम्र मुस्कान से गहराई से सुकून महसूस कर रही थी। तभी हमारे पीछे से किसी ने हमसे बात की। यह हीर के माता पिता थे। चिंतित होकर हीर के माता पिता हमें देखने आए थे। हीर से पूरी कहानी सुनने के बाद उसके पिता ने ऐप का उपयोग करके हमसे कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो ऐसी जगह पर बात मत करो, हमारे घर चलो, रात का खाना खाओ और आराम करो। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने एक अजनबी विदेशी को अपने घर आमंत्रित किया। अगर यह मैं होती तो शायद मैं इसके बारे में सोचती भी नहीं। हीर के पिता की बातें सुनकर मुझे उन पर कोई संदेह नहीं रहा। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मैंने ऐसा कहा और हीर और उसके माता पिता के साथ उनके घर की ओर चली गई। रास्ते में बातें करती रही।
भारत आने के बाद मैं केवल विचारशील भारतीय लोगों से मिली जो दूसरों की परवाह करते हैं और कठिनाई में पड़े किसी भी व्यक्ति के साथ दयालुता से पेश आते हैं। बेशक मैं जानती हूं कि सभी भारतीय ऐसे नहीं हैं, लेकिन कम से कम दयालु भारतीय निश्चित रूप से अधिक हैं। मुझे नहीं लगता कि लियाम और जयान गलत थे। हो सकता है कि उन्हें भारत में कुछ अप्रिय अनुभव हुए हों और शायद वे कुछ ऐसे भारतीयों से मिले हों जिनके साथ उनकी नहीं बनी। लेकिन मैंने जो भारत देखा वह अलग था। जिन भारतीयों से मैं मिली वे अलग थे। यह सच है कि उनमें से कुछ शर्मीले हैं और उन्हें अपनी अंग्रेजी पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन उनका दिल शुद्ध है। वे स्वार्थ रहित हैं और बस दूसरों के बारे में सोचते हैं और स्वाभाविक रूप से उस विचार को बिना किसी विशेष जागरूकता के कार्य में बदल देते हैं। मुझे पता है कि भारत का एक जटिल इतिहास है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन मैं कल्पना कर सकती हूं कि उन कठिन समयों में भी वे अपने आसपास के लोगों के लिए गहरी भावनाएं रखने वाले लोग थे। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने युद्ध के बाद आर्थिक चमत्कार किया और एक जीवंत जगह बन गए, क्योंकि उनमें बाहरी संस्कृति के प्रति सहिष्णुता और विचारशीलता की भावना थी। इस अर्थ में मुझे लगता है कि भारत के बारे में लियाम और जयान का दृष्टिकोण गलत था। नतीजतन मैं हीर के घर 2 रात रुकी। हीर मुझे लेह के कुछ ऐसे गुप्त स्थानों पर ले गई जिनके बारे में कम ही लोग जानते थे। उसने मुझे जिन जगहों पर ले जाया वे सभी अद्भुत थीं और उन्होंने भारत की प्रकृति को जानने वाली मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया। काश मैं हीर जैसी गाइड बन पाती। हीर के साथ बिताया गया समय वास्तव में मजेदार था। मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हीर को देखकर उस पल मेरे सपने स्पष्ट हो। हीर के घर पर मेरी आखिरी रात हमने सभी ने मिलकर उस विशेष सी फूड डिनर का आनंद लिया जिसे उसके पिता मछली पकड़ने के बंदरगाह से लाए थे, और यह सबसे खूबसूरत याद बन गई। भारत से लौटने के बाद मैंने कंपनी में सभी को भारत के बारे में अपने अनुभवों और उसकी सुंदरता के बारे में विस्तार से बताया। उनकी विदेश यात्रा के अनुभवों की तुलना में मेरी यात्रा डायरी अपर्याप्त और नीरस थी। विश्व धरोहर स्थलों को देखना या स्थानीय स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना भी यात्रा का मजा है, और मैंने भारत में भी बहुत कुछ चखा। लेकिन मेरी सबसे अच्छी यादें ज्यादातर भारतीय लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें थीं। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने उनके दिलों को छुआ। ये मेरे लिए सबसे कीमती संपत्ति थे। लियाम, जो मेरी बात सुन रहा था, भी उत्सुक और खुश दिख रहा था। मैं भी एक बार फिर भारत जाना चाहता हूं। धन्यवाद अद्देल। मैंने उसे चमकती आंखों से खुशी खुशी बात करते हुए देखा और जयान का जटिल भाव मेरे मन में गहराई से अंकित हो गया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जयान भी खूबसूरत भारत का अनुभव कर पाएगा। मुझे भारत से लौटे हुए 2 महीने हो गए हैं। हालांकि मैं अभी भी काम में व्यस्त हूं। मैं यह डायरी लिखने के लिए खाली समय निकालती हूं। भविष्य में मैं जितना संभव हो सकेगा भारत की यात्रा करना चाहूंगी। बेशक मैं अन्य देशों की भी यात्रा करना चाहती हूं, लेकिन मेरी विदेश यात्रा का शुरुआती बिंदु भारत है और मेरी पर्यटन गाइड के रूप में गुरु हीर और उसके परिवार हैं। भारत में प्राप्त अनुभवों और हीर और उसके परिवार से सीखे गए मानवीय दिल को याद रखते हुए अगर मैं भविष्य में भी यह डायरी लिखना जारी रख सकी तो यह मेरी खुशी होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि संभव हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम बहुत खुश होंगे। यदि आपके पास अद्देल के लिए कोई प्रोत्साहन के शब्द हैं जिसका मूल्य प्रणाली हीर से मिलने के कारण बदल गया है, या कोई विषय जिसे आप देखना चाहते हैं, तो कृपया हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं।